याम् अस्मिन् दिवसे अहम् उपस्थितोऽस्मि इति महत् सौभाग्यस्य विषयः। मञ्चे समुपस्थिताः सन्ति अस्य परिषदः अध्यक्षाः, मन्त्रिणः, मुख्य अतिथिमहोदयाः, विविधेभ्यः महाविद्यालयेभ्यः परिसरेभ्यः आगताः आचार्याः, विद्यार्थिनः च। संस्कृत लौकिक वाङ्मये एका सूक्ति स्मर्यते, महतां संस्थव एव गौरवाय। महत् सौभाग्यं ममैव वर्तते। किमर्थम्? अत्र यथा प्रयाग नारायणमहोदयाः उक्तवन्तः तथा नाहम् अस्मि। अहं सामान्यजनोऽस्मि। एतावत् पर्यन्तम् अर्थात् 10वीं कक्षातः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं संस्कृतम् आधारीकृत्य जीवामि। संस्कृतस्य सेवां करोमि इति न, संस्कृतं मम सेवा करोति। संस्कृतं कथम् अहं खादिष्यामि इति, तस्य कृते धनं, तस्य कृते भोजनं, तस्य कृते वस्त्रं सर्वं संस्कृतमेव ददाति। अत्र विषयः अस्ति भारतीय ज्ञानपरम्परा। भारतीय ज्ञानपरम्परा एव संस्कृताश्रिता एव। किमर्थं? संस्कृत वैदिकवाङ्मयं भवतु नाम तत्र, पुराणानि भवन्तु नाम तत्र, लौकिकसाहित्यं भवतु नाम, यत्र कुत्रापि वयं पश्यामः तत्र सर्वत्र भारतीय ज्ञानमेव विद्यते। अनन्तरं पश्यामः शिक्षणपद्धतयः संवादश्च। तावत्पर्यन्तं शिक्षण पद्धति अथवा शिक्षण विधि इत्युक्ते किम् अथवा शिक्षण पद्धति इत्युक्ते किम् ज्ञातुम् अर्हाः न भवामः यावत् पर्यन्तं शिक्षा, शिक्षणं, प्रशिक्षणम्, अधिगमः किमिति न जानीमः। यद्यपि बहुत्र एवं प्राप्यते, बहुभिः उक्तमपि शिक्षायाः सन्दर्भे एवं च शिक्षणस्य सन्दर्भे, अधिगमस्य सन्दर्भे, परन्तु यतोहि अहं शिक्षाशास्त्रविभागीय अध्यापकः एवं च मम सविधे प्रशिक्षणं स्वीकरणाय शिक्षकप्रशिक्षणार्थिनः आगच्छन्ति, तदर्थं पुनः एकवारं शिक्षा, शिक्षणं, प्रशिक्षणम् एवं च शिक्षण अधिगमः किमिति वदिष्यामि। सर थोड़ा आकर के तो हिंदी में कर लीजिएगा, बच्चों को सुगम रहता है, दोनों मिक्स कर दीजिए। तत्र यदि हम देखेंगे तो संस्कृत साहित्य वाङ्मय में एक प्रसिद्ध श्लोक है, धिया प्रदग्धम विपदम ऋणद्धि यशंसि सूते मलिनम प्रमाष्टि संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। मनुष्यस्य प्रतिभा एवं च बुद्धि विद्याश्रिता एव परिलक्ष्यते। सा एव मनुष्यस्य बुद्धिं परिशुद्धं विदधाति। इयं च लक्ष्मीं नियन्त्रयति, विपत्तिं स्थगयति, विस्तारयति, मालिन्यं दूरयति, अतः संस्कारं शुद्धं परिवर्त्य मनुष्यं पावयति। यदि विद्या इत्युक्ते तत्र शिक्षा एव। अतः अस्माकं शिक्षणपद्धतयः तत्र शिक्षायाः विशेषता का, शिक्षा का विशेषता क्या है? शिक्षा मतलब वही है, हम जो विद्या ग्रहण करते हैं वही है, हम जो ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, जो शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षायाः विशेषतायाः उपरि श्रीमद्भगवद्गीतायामपि भगवता श्रीकृष्णेन उक्तं, तत्र एवम् उच्यते
यथिंधासी समिधो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। एवं प्रकारेण बहुधा बहुत्र शिक्षणं शिक्षायाः सन्दर्भे उक्तं वर्तते। शिक्षा एव मानवाभिवृद्धेः राष्ट्रप्रगतेः परमं कारणं भवति। यावत् पर्यन्तं कश्चन जनः, जब तक कोई इंसान, कोई मनुष्य शिक्षित नहीं होता है, तब तक वो समाज को शिक्षित नहीं बना सकता है, या समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनको शिक्षित नहीं करा सकता है। शिक्षा से शिक्षित होने के बाद जब शिक्षा कैसे देना होता है हो जाता है सीखने के लिए, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं शिक्षणम। शिक्षणम नाम काचित गत्यात्मिका प्रक्रिया या सततम निरंतरम प्रचलति। शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलता रहता है, चलती रहने वाली प्रक्रिया को हम शिक्षण भी कहते हैं। ऐसा नहीं है हमें कक्षा में अध्यापक जो पढ़ाते हैं उससे हमें शिक्षा प्राप्त होता है, अध्यापक के द्वारा उस प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया अध्यापक कर रहा है उसको हम शिक्षण कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें घर में भी शिक्षण मिलता है, हमें घर में भी शिक्षा मिलती है, हमें मैदान में भी शिक्षा मिलती है, हमें रोड में भी शिक्षा मिलती है। अर्थात ये जो शिक्षण वाले प्रक्रिया है, क्या ये शिक्षण वाले प्रक्रिया हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में नहीं था? अगर हम देखें भारतीय ज्ञान परंपरायाम उल्लिखितमस्ति आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। ये जो शिक्षण या शिक्षा के प्रक्रिया जो है दार्शनिकों के द्वारा, पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा ये बताया गया कि शिक्षा जो प्रक्रिया है इसमें दो ध्रुव है, अध्यापक होना चाहिए और विद्यार्थी होना चाहिए। फिर दार्शनिकों ने बताया कि नहीं, शिक्षा में तीन ध्रुव होना चाहिए, तीन बिंदु होना चाहिए, पाठ्य वस्तु, अध्यापक और विद्यार्थी। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया है, ऐसा नहीं है। शिक्षण प्रक्रियायां प्रमुखम प्रथमम अंगम आचार्यः अनंतरम अंतेवासी अर्थात शिष्यः यः ज्ञान ग्राहकः भवति द्वितीय अंगम पुनश्च विद्या ज्ञानं वा ययोः द्वयोः आचार्य छात्रयोः मध्ये परस्पर अंतःक्रिया भवति अर्थात छात्र अध्यापकयोः मध्ये अंतःक्रिया भवति, सा प्रक्रिया भवति शिक्षणम्। एतदतिरिच्य यदि अग्रे गच्छामः अर्थात तृतीय अंगरूपेण संधिः एवं च अस्यां प्रक्रियायां ज्ञानप्राप्तिरूप लक्ष्यप्राप्तये अन्वेषणाय वा यः संवादः आचार्य एवं च आचार्यः करोति छात्रैः साकं छात्राणां पुरतः प्रस्तौति यथा अहम् अधुना प्रस्तुयन् अस्मि तदेव भवति प्रवचनम्। अतः न केवलं शिक्षण प्रक्रिया या प्रक्रिया भवति, सा द्विध्रुवीय प्रक्रिया, सा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, सा चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया, अनन्तरं सा प्रक्रिया सर्वतोमुखी विकासकरणस्य प्रक्रिया भवति। अस्तु, शिक्षणं किमर्थं क्रियते, क्यों हम पढ़ाएंगे, क्यों हम सिखाएंगे? छात्र ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। अर्थात शिक्षणस्य मुख्यम उद्देश्यम् अस्ति छात्राणाम् अधिगमः। छात्राणाम् अधिगमः कथं भवितुं शक्यते? यदि वयं शिक्षणवेलायां विधीनां, पद्धतीनां, कौशलानां, प्रविधीनाम्, उपागमानाम् एवं च प्रविधि अर्थात अत्याधुनिक नवाचाराणां प्रयोगं कुर्मः तदानीम् अस्माकं शिक्षणं रुचिकरं भविष्यति। छात्राः अचिरेण तं विषयं, तं ज्ञानं स्वीकर्तुं सक्षमाः भविष्यन्ति। अर्थात संपूर्ण विषय वस्तु छात्राणाम् अवगमनं भविष्यति। छात्र अच्छी तरीके से संपूर्ण विषय वस्तु को ग्रहण कर सकेंगे, सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, जिसके द्वारा
हमारा जो शिक्षण है वो शिक्षण प्रभावपूर्ण होगा, क्योंकि हमारा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है छात्र कैसे विषय वस्तु को ग्रहण करेंगे। इसके बारे में भी कहा गया है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर, आचार्य एव विद्यायाः उद्गम स्थलमिति मुंडक उपनिषदि प्रतिपादितम् अस्ति। अतः विद्या प्राप्तये शिष्यः समितपाणिः भूत्वा ब्रह्मनिष्ठ गुरोः समीपे गच्छेत्, तदेव उक्तं वर्तते तद् विज्ञानार्थं स गुरुमेव अभिगच्छेत् समितपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। आचरणशील व्यक्तिरेव तत् तत्त्वं जानाति ज्ञातुमिति शक्नोति। अर्थात यदि सः आचरणं तस्य आचरणं तथा भवति तर्हि सः अचिरेण ज्ञानं ग्रहीतुं तत् स्वीकर्तुं प्रयत्नरतः भविष्यति। तदपि उक्तं वर्तते यत् तद् विज्ञानार्थं तदपि उक्तं वर्तते आचार्यवान् पुरुषो वेद। पुनश्च यदि भारतीय परंपरा ज्ञान परंपरा पश्यामः तत्रापि बहुत्र गुरु शिष्ययोः सम्बन्धः बहुत्र उल्लिखितम् अस्ति। न केवलं वैदिक वाङ्मये अपि तु लौकिक वाङ्मये अपि उल्लिखिता वर्तते भारतीय ज्ञान परंपरा। यथा श्लिष्टा क्रिया इति श्लोकं भवन्तः जानन्ति एव। एतदतिरिच्य पश्यामश्चेत् शिक्षणस्य सोपानानि कथं शिक्षणं कर्तुं शक्नुमः तदपि अस्माकं नैषधीय महाकाव्ये श्रीहर्षस्य नैषधीय महाकाव्ये लिखितमस्ति। अधीति बोध आचरण प्रचारण, अर्थात शिक्षणं तदेव भवति ग्रहणम् अवबोधः आचरणं प्रचारश्च। प्रथमतः अध्यापकः पाठयति, अध्यापकस्य शिक्षणेन पाठनेन छात्राः विषयवस्तुं गृह्णन्ति। पुनः ते चिन्तयन्ति अवबोधः, तेषाम् अवबोधः अजायत। यदि शिक्षणं प्रभावपूर्णं भवति तर्हि तेषाम् अधिगमः अजायत। अनन्तरं केवलं ज्ञानप्राप्ति अर्थात् अथवा अधिगमेन ज्ञानप्राप्तिमाध्यमेन अथवा अधिगमेन तद् ज्ञानं शक्यते। अतः तद् ज्ञानं वयं स्वीयजीवने आचरणं कुर्मः। स्वीयजीवने आचरणेन तद् ज्ञानम् अर्थात् आचरणं नाम व्यवहारः एव। अनन्तरम् अनेन व्यवहारेण ज्ञानस्य अग्रिम तत्त्वम् अग्रिमसोपानं भवति, प्रचारं प्रसारं च। एतदनन्तरं पश्यामश्चेत् कालक्रमेण वैदिक शिक्षां यदि पश्यामः पद्धतीनां संदर्भे तत्र एका पद्धति प्राप्यते। वैदिक कालीन शिक्षा में, प्राचीन शिक्षा में एक पद्धति बहुत प्रसिद्ध पद्धति है, और जिस पद्धति को लेकर के आज के समय में जहाँ जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो चाहे जो भी ट्रेनिंग हो, वहाँ पर उसी ट्रेनिंग परंपरा को लेकर के चल रहा है जिसका नाम है कक्षा नायकीय पद्धति। जब गुरु अन्य किसी विद्यार्थी को अन्य अर्थात उसी गुरुकुल के अंदर किसी शास्त्र अन्य शास्त्रों को पढ़ाते हैं, उसी समय जो वरिष्ठ छात्र होते थे वो वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाते थे। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद जब हम शिक्षण में उसको व्यवहार नहीं करेंगे, उसको पढ़ाएंगे नहीं, उसको आचरण नहीं करेंगे, वो ज्ञान कभी भी चिरस्थायी नहीं बन सकता है। आगे चलिए, अगर हम देखें और एक बढ़िया शिक्षण के संदर्भ में और एक बढ़िया चीज कहा जाता है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर, श्रवण मनन अनुप्रयोगेण शिक्षणं सफलं भवति। श्रवणं तु गुरोः पूर्वं, मननं तदनन्तरं, निदिध्यासनम् इत्येतत् पूर्णबोधस्य कारणम्। तब जाके हमारा ज्ञान का पूर्ण बोध होता है। हम पहले सुनेंगे, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद उसको हमारे जीवन में आचरण करेंगे, ताकि हमें
और कोई व्यक्ति देख करके ये सोचेगा नहीं ये शिक्षित है, ये शिक्षा को प्राप्त किया है। यहाँ पर शिक्षण पद्धति का बात अगर कहें, शिक्षण विधि, मैं आपको पहले से कहा शिक्षण के साथ अधिगम का घनिष्ठ संबंध है और शिक्षण को प्रभावपूर्ण करने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है छात्र कैसे हमारे विषय वस्तु को समझेंगे। इसीलिए हम क्या करना चाहिए, छात्र जैसे समझेंगे उस प्रकार उसको ध्यान में रखते हुए हमें किस विधि के द्वारा, किस कौशल के द्वारा, किस उपागम के द्वारा, किस नवाचार के द्वारा मेरा विषय वस्तु को मैं छात्रों के सामने प्रस्तुत करूंगा, वो सोचूंगा एक अध्यापक होने के नाते। हम ऐसे कहते हैं कि छात्रों को हमने बता दिया, पढ़ा दिया, छात्र अपने आप पढ़ लेगा, समझेगा। अगर उसका ज्ञान है तो समझेगा, नहीं ज्ञान है तो समझेगा नहीं, फिर उसका जिंदगी बर्बाद होगा। अर्थात कहने का उद्देश्य यह है, हम अध्यापक हैं, हमें उतना ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे सरल करके छात्रों के सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने से पहले मुझे कौन सा विषय, कौन सा पाठ, कौन सा चैप्टर, किस विधि के द्वारा, किस कौशल के द्वारा मैं कैसे छात्रों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और हर छात्र, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, किसी भी प्रकार के छात्र हो, चाहे सामाजिक आर्थिक तनाव से ग्रसित हो, फिर भी मेरे विषय वस्तु को सुनेगा। मेरे पास प्रशिक्षण लेने के लिए हर साल 50 बच्चे आते हैं और मेरा मित्र अशोक यह साक्षी है, सत्यकेतु जी भी साक्षी है। क्योंकि कभी कभी मैं शुरुआत में संस्कृत संभाषण शिविर चलाता हूँ और शुरुआत में हर साल चलाता हूँ और शुरुआत में मैं सरपति जी को या सत्यकेतु जी को बुलाता हूँ, नहीं तो अथवा अंतिम में बुलाता हूँ। और कई संस्था मुझे कहते हैं कि हमारे बैनर में क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा सारे संस्था मेरा ही है, क्योंकि मैं संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्पर हूँ। संस्कृत बच्चों को सिखा रहा हूँ और 10 दिन के बाद, क्योंकि जब वो टीचर बनेंगे, विद्यालय में शिक्षणाभ्यास के लिए जाएंगे, वहाँ पर अच्छी तरीके से जैसे संस्कृत विषय को पढ़ा सकेंगे और संस्कृत में ही पढ़ाएंगे। और अनुभूति बोलने के लिए, संस्कृत में नाटक करने के लिए, लघु लघु नाटक करने के लिए सरपति सर भी देखे हुए हैं कि बच्चों ने अपने आप संस्कृत में नाटक करेंगे। उनके पास जितने भी पैसा है, अपना स्वतः कपड़ा जो है, जो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत प्रचार प्रसार करने के लिए 1 रुपए की जरूरत नहीं है, संस्कृत संभाषण के लिए 1 रुपए की जरूरत नहीं है। और मेरे अंदर आज तक भी एक चीज़ ये रहा कि मैं हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहा। और मैं लखनऊ में जब पहले बार आया, उस समय मैं पाली और प्राकृत भी सीखा हूँ और पत्रिका मैम मेरे टीचर हैं, मुझे पढ़ाई है। मैं पत्रिका मैम से प्राकृत सीखा हूँ। 3 मंथ डिप्लोमा कोर्स में मैं प्राकृत सीखा हूँ, क्योंकि सीखने का मेरा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी था एमफिल में, इसीलिए मैं तिरुपति से मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी से एमफिल किया था, जबकि आचार्य साहित्य से था और शिक्षाचार्य था, अर्थात एमएड था, जिसके वजह से मैं शिक्षा की धारा में आ गया। फिर भी असंतुष्ट रहा कि नहीं, शिक्षा में कुछ नहीं है, शिक्षा में तो दार्शनिकों का मत है और शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रमुख है और इसके अलावा कुछ नहीं है, मुझे साहित्य की ओर जाना चाहिए। इसलिए मैं शिक्षा शास्त्र विद्यावारिधि करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, फिर दूसरी पीएचडी संस्कृत साहित्य से किया। अभी आज के समय में भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन बोलूँगा नहीं, क्योंकि जब तक मैं सफलता की ओर नहीं जाता हूँ, तब तक मैं क्या उपाधि मुझे मिला है, मैं क्या ग्रहण किया हूँ, क्योंकि मैं जब तक संतुष्ट नहीं हूँ उस ज्ञान को प्राप्त करके, मुझे जब तक 100 से 100% प्राप्ति नहीं हुआ है, तब तक मैं शिक्षित नहीं हूँ। अर्थात एक छात्र को भी वैसे रहना चाहिए जैसे टीचर, शिक्षक या गुरु से ज्ञान को ग्रहण करने वाले
उत्सुकता भाव से, तल्लीनता भाव से उसको पढ़ना चाहिए। अब बात करें कि प्राचीन जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा, उसमें क्या शिक्षणाधिगम प्रक्रिया नहीं था? गुरुकुल में या मठ मंदिर में जो गुरु पढ़ाते थे, क्या ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अंग्रेजी में कहते हैं, ये नहीं था। एवं उस समय यह था गुरु परंपरा आश्रित था ये पद्धति, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता है। हम विषय वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, दिशा हमें नहीं मिल सकता है। हमें स्वाध्याय के लिए प्रवर्तित होना चाहिए, होंगे, लेकिन कैसे हम स्वाध्याय करेंगे, उस दिशा दिखाने वाला गुरु ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहा है। महाभारत में कहा गया है, महाभारत के मोक्ष पर्व में कहा गया है, नवीना गुरु संबंधम ज्ञानस्याधिगम स्मृतः। और गुरु के सेवा के द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है। ये भी उद्योग पर्व में भी कहा गया है महाभारत में कि आचार्ययोः निमीह ये प्रविश्य भूत्वा गर्भे ब्रह्मचर्यं चरन्ति यहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति प्रहाय देहं परमं यान्ति योगम। अब हम बात करेंगे कि क्या शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति कहाँ है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में? है, लिखा गया है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। इसके बारे में मैं इससे पहले एक बार बताया हूँ। अब बात करें कि संवाद के बारे में। विधि और संवाद कभी कभी साथ साथ भी भारतीय ज्ञान परंपरा में है। और कहाँ है? विशेष रूप से मैं एक, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो क्षेत्र है वो विशाल क्षेत्र है। चाहे वैदिक वाङ्मय को भी ले लें तो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं। देखिए, अब NEP 2020 आने के बाद ही आज हो गया 2026, अब तक 6 साल ये NEP भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जहाँ कहीं आप देखेंगे व्याख्यान चल रहा है। फिर भी भारतीय ज्ञान परंपरा में और बहुत सारे तत्व है जो कि अभी तक बाहर नहीं निकला है। इसलिए शायद प्रयाग साहब ने इस विषय को रखा है, भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षण पद्धति और संवाद। अब बात करें कि संपूर्ण उपनिषद वाङ्मय को अगर हम देखें, उसमें बहुत सारे जगह विधियों के बारे में, संवाद के बारे में कहा गया है। चाहे प्रश्न उपनिषद हो, नचिकेता का जो संवाद है वो प्रश्न विधि को ही प्रतिपादित करता है। यद्यपि संवाद दोनों के बीच में हो रहा है तो भी वो विधि प्रश्न विधि ही है। अब बात करें और कहाँ कहाँ है, मैं उसको संस्कृत में बताना चाहूँगा कि छांदोग्य उपनिषदि संवादाः प्राप्यन्ते यत् महर्षि उद्दालक आरुणि तथा श्वेतकेतोः संवादः तत्र विद्यते। पिता पुत्र संवाद रूपेण प्राप्यते। महर्षि सत्यकाम जाबालस्य प्रथमतः संवादः महर्षि हरिद्रमत्तेन तत् सह अभवत्। तत्र जाबालः उपनीतौ भूत्वा हरितद्र मतात् ज्ञानं प्राप्तवान्। तत्पश्चात् स्व अन्तेवासिभ्यः ज्ञानम् अददात्। महर्षि सत्यकामः एव तादृशः ऋषिः यस्य प्रस्तावः छान्दोग्य उपनिषदि शिष्य गुरुरूपेण एव प्राप्यते। अत्र उद्धरणमपि अहं दत्तवान्। उद्धरणानां चर्चा न करिष्यामि। एवं प्रकारेण बहुत्र अन्यत् उदाहरणानि अपि प्राप्यन्ते। बहुत्र यथा तत्त्वमसि इति विद्यते। एतदतिरिच्य केन उपनिषदि हैमवत्या इन्द्रस्य आख्यायिका संवादस्य उदाहरणं भवति। शिक्षणाय ऋषिभिः कदाचित् सूत्रशैली माध्यमेन अपि, सूत्रशैली इत्युक्ते सूत्रविधि माध्यमेन अपि
पाठयन्तः आसन्। एवं प्रकारेण प्रश्न उपनिषदि केवलं प्रश्नोत्तरविधेः प्रयोगः नास्ति, तत्र पत्रकारविधेः अपि जर्नलिज्म मेथड इत्यस्य अपि विधेः प्रयोगः प्राप्यते। एवं प्रकारेण विविधानां संवादानां तथा च विशेषतः पश्यामश्चेत् संवाद, कथा, सूत्र, दृष्टांत, समाहार, प्रयोजन, आत्मोक्ति, एकाक्षर, अनुरूपता, अनुक्रमिक, संश्लेषण, प्रवचन इत्यादि ने ये जो सब विधि है, इन सभी विधियों का प्रयोग भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर किया गया है, जिसको कि हम आज के शिक्षण में भी व्यवहार करते हैं। जैसे एक एक विधि को मैं शिक्षण के साथ जोड़ने के लिए चाहूँगा, या एक एक संवाद को भी मैं शिक्षण के साथ जोड़ने के लिए चाहूँगा। जैसे कि प्रश्न उपनिषद के अंदर संवाद है, और आज के समय में हम उसको संवाद तो बोल रहे हैं। अध्यापक जब छात्रों को प्रश्न पूछ रहा है, वो विधि के तौर पर प्रश्न पूछ रहा है, उस समय उस संवाद को ही हम विधि के देते हैं, प्रश्न विधि। अध्यापक व्याख्यान दे रहा है, व्याख्यान भी एक विधि है, और व्याख्यान विधि का प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में नामकरण है प्रवचन विधि। इसके बाद परोक्ष विधि, हम छात्रों को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और बताते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष रूप से हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और छात्रों को दिखाते हैं कि ऐसे पढ़ाना है, ऐसे आपको संस्कृत बोलना है। उसके सामने हम बोलते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि उसको दिखाते हैं कि ऐसे ही आपको डायरेक्ट मेथड ये है, प्रत्यक्ष विधि। कभी कभी उसको हम वातावरण से सीखने के लिए प्रेरित कर देते हैं, वो वातावरण से सीखता है। उसको हम पहले से जो ज्ञान दिए हैं उसका अधिगम अगर हो गया है, अधिगम स्थानांतरित हुआ है या नहीं हुआ है, इसीलिए हम उसको अलग वातावरण में लेकर के छोड़ देते हैं और कहते हैं, बेटा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व है, आप इसको, एक प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करना है। और उस समय गुरुकुल व्यवस्था के अंदर, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के अंदर उस व्यवस्था भी था कि विद्यार्थी भिक्षाटन के लिए भी बाहर जाता था। उस समय भी बहुत सारे समस्याओं का समाधान करना पड़ता था। गुरु भी छात्रों को धनुर्विद्या हो या अन्य किसी शास्त्रों को पढ़ाते समय अगर छात्र संशयग्रस्त हो जाता था, छात्र को चिंतन करने के लिए प्रेरित करता था, ताकि वो खुद अपना समस्या का समाधान कर सके, जो कि आज के समय में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, समस्या समाधान विधि है। इसके अलावा ऐसे कई विधि हमारे उपनिषद, वैदिक वाङ्मय, लौकिक वाङ्मय और भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राप्त है, सन्निहित है। हमें उसको खोज करके निकालना है। मेरे द्वारा जितना संभव हुआ, मैं केवल एक क्षेत्र लिया उपनिषद, और उसमें से बहुत सारे चीज़, कई चीज़ भी मैंने बोला नहीं, बहुत सारे चीज़ मैंने संग्रह किया था, और उसका जो संक्षेप रूप है आपके सामने मेरे धी के अनुसार मैं प्रकाश करने के लिए प्रयास किया। और यह संस्था मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, इसलिए मैं इस संस्था के प्रति, संस्था के अध्यक्ष सर के प्रति, अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करके मेरे वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।